रात का तीसरा पहर था। सन्नाटा इतना गहरा कि खुद की सांसें भी किसी भारी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। बरगद के सूखे पत्तों पर जब हवा चलती तो ऐसा लगता मानो कोई पुराना लिबास फर्श पर रगड़ता हुआ निकल गया हो। गांव की सरहद पर खड़ा वो पुराना घर, जिसे लोग दशकों पहले भूल चुके थे, आज विवेक के सामने एक मूक शिकारी की तरह खड़ा था। वहां ना कोई गाड़ी थी, ना कोई शोर, बस मीलों तक फैला कच्चा रास्ता और कंपकपी छुड़ा देने वाली ठंड। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैंने अभी इसी कमरे का दरवाज़ा बंद किया था, फिर ये अपने आप कैसे खुल गया? बाहर कोई है? कौन है वहाँ? विवेक ने अपने कांपते हाथों से लकड़ी की उस भारी चौखट को छुआ। घर की दीवारें चूने और मिट्टी की बनी थी, जो अब जगह जगह से झड़ चुकी थी। छत की लकड़ियां सड़ चुकी थी और उनसे रह रहकर चरचराहट की आवाज आ रही थी। विवेक को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई ऐसा जो सांस नहीं ले रहा, लेकिन जिसकी मौजूदगी कमरे का तापमान गिरा रही है। अगर ये कोई मजाक है तो बंद करो इसे। दादाजी ने कहा था कि इस घर की मिट्टी में कुछ दबा है। क्या वही मुझे पुकार रहा है? कमरे के कोने में वो काली परछाई, वो हिल रही है। अचानक घर के भीतर के दालान से किसी के चलने की आवाज आई। भारी कदमों की आहट, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। विवेक की नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। वहां पीतल का एक पुराना कलश रखा था, जो बिना किसी हवा के अपने आप हिलने लगा। सस्पेंस और डर के उस माहौल में विवेक को समझ आ गया था कि वो इस खंडहर में अकेला नहीं है। अंधेरे कोने से एक दबी हुई घरघराहट भरी आवाज आई, जिसने विवेक के खून को बर्फ बना दिया। विवेक, तुम बहुत देर से आए। चौखट पार कर ली है, अब वापस जाने का रास्ता मिट्टी ने सोख लिया है। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? सामने आओ, अंधेरे में क्यों छिपे हो? विवेक जैसे ही उस आवाज की तरफ बढ़ा, लकड़ी का फर्श धंसने लगा। घर के आंगन में लगे पुराने नीम के पेड़ से उल्लुओं के चिल्लाने की आवाज आने लगी। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। जिस दरवाजे से वो अंदर आया था, वहां अब दीवार खड़ी थी। रास्ता गायब हो चुका था। वो उस पुराने खंडहर की कैद में था। विवेक के पैरों तले से समहीन खिसक चुकी थी। जिस दरवाजे से वो अंदर आया था, वहां अब केवल ईंटों की एक ठंडी और खुरदरी दीवार थी। ऐसा लग रहा था मानो ये पुराना घर खुद को समय समय पर बदल रहा हो। सन्नाटे को चीरती हुई उस अनजानी आवाज ने विवेक के दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं। चारों तरफ मिट्टी की सौंधी खुशबू नहीं, बल्कि सड़ी हुई लकड़ी और पुराने कपड़ों की महक भरी थी। नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। दीवार कैसे बन गई? मैं अभी तो यहां से अंदर आया था। कौन है वहां? जो भी हो, सामने आओ। मैं डरने वाला नहीं हूं। विवेक की आवाज खाली कमरों में गूंजकर वापस उसके पास ही लौट आई। अचानक बगल वाले कमरे से एक धीमी लयबद्ध आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी के खंभे पर सिर पटक रहा हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। विवेक की सांसें गले में अटक गईं। उस संदूक में क्या है? दादाजी हमेशा कहते थे कि इस घर के सामान को हाथ मत लगाना, लेकिन अगर रास्ता चाहिए तो मुझे इस खौफ का सामना करना ही होगा। ढक्कन मत खोलना विवेक। अंदर वो है जो सदियों से प्यासा है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम भी
इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाओगे। तुम कौन हो और मुझे चेतावनी क्यों दे रहे हो? अगर तुम इंसान हो तो रोशनी में आओ। तभी संदूक का ढक्कन पूरी तरह खुल गया। विवेक ने डरते हुए माचिस की लौ उस तरफ की, लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं था। वहां केवल एक पुराना फटा हुआ कुर्ता और मिट्टी से सना हुआ एक पीतल का चिराग रखा था। चिराग के पास ही एक कागज का टुकड़ा था जिस पर खून जैसे लाल रंग से विवेक का ही नाम लिखा था। जैसे ही विवेक ने उस कागज को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उसकी माचिस की तीली बुझ गई। अंधेरा अब पहले से कहीं ज्यादा घना और भारी था। उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा है। हटो, दूर रहो मुझसे। ये कौन है? मेरी गर्दन के पास तुम्हारी सांसें इतनी ठंडी क्यों है? विवेक झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी आंगन में लगे उस पुराने नीम के पेड़ से एक जोर की चीख सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई औरत विलाप कर रही हो। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि विवेक ने अपने कान बंद कर लिए। घर की मिट्टी की दीवारों से अब धीरे धीरे पानी जैसा कुछ रिसने लगा था, जो लाल रंग का था। ये घर जिंदा है। ये मुझे बाहर नहीं जाने देगा। मुझे किसी भी तरह गांव के मुख्य रास्ते तक पहुंचना होगा, लेकिन ये गलियारे खत्म क्यों नहीं हो रहे? विवेक भागने लगा। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा था, लेकिन हर बार वो उसी पुराने संदूक वाले कमरे में वापस आ जाता। उसे समझ आ गया था कि वो एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। तभी उसे फर्श पर एक चमकती हुई चीज दिखी। वो पीतल का चिराग अब संदूक से बाहर फर्श पर पड़ा था और उसमें से एक नीली रोशनी निकल रही थी। कमरे का तापमान अब इतना गिर चुका था कि विवेक के मुंह से निकलने वाली भाप साफ दिखाई दे रही थी। फर्श पर पड़ा वो पीतल का चिराग किसी ठंडी नीली आग की तरह जल रहा था। अजीब बात यह थी कि उस चिराग में ना तो तेल था और ना ही कोई बत्ती। फिर भी उसकी रोशनी पूरे कमरे को एक डरावनी आभा से भर रही थी। विवेक की नजरें उस चिराग पर जमी थीं, लेकिन उसके कान उन कदमों की आहट सुन रहे थे जो अब छत के ऊपर से आ रही थी। सड़ चुकी लकड़ियों के ऊपर कोई भारी शरीर रेंग रहा था। ये रोशनी, ये तो और भी ज़्यादा डरावनी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रूह मुझे अपनी ओर खींच रही हो। क्या इस चिराग का संबंध उन पुरानी कहानियों से है जो गांव के बुजुर्ग सुनाते थे? नहीं, मुझे इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। विवेक जैसे ही पीछे हटा, कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मिट्टी की दीवारों से अब वो लाल तरल और भी तेजी से रिसने लगा था। अचानक उस नीली रोशनी के बीच एक साया उभरने लगा। वो साया किसी इंसान का नहीं था, बल्कि धुएं से बनी एक आकृति थी जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। विवेक, संदूक का सामान अधूरा है। तुमने चिराग तो देख लिया, लेकिन उस कुर्ते को क्यों छोड़ दिया? उसे पहनो, तभी इस घर की दीवारें तुम्हें रास्ता देंगी। कभी नहीं। वो कुर्ता, उस पर खून के धब्बे हैं। तुम कौन हो? इस खंडहर में मुझे क्यों फंसाया है? मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। मुझे गांव वापस जाना है। विवेक ने पूरी ताकत लगाकर बंद दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन गीली हो रही है। फर्श की मिट्टी अचानक दलदल की तरह नरम होने लगी। वो धीरे धीरे अंदर धंसने लगा। घबराहट में उसने पास रखी उस पुरानी संदूक को पकड़ा।
लेकिन संदूक के अंदर से वही फटा हुआ कुर्ता किसी सांप की तरह बाहर निकला और विवेक के हाथ से लिपट गया। ये क्या बला है? छोड़ो मुझे। ये कुर्ता, ये ठंडा नहीं है, ये तो जल रहा है। बचाओ, कोई है बाहर? गांव वालों, बचाओ। बाहर मीलों तक सन्नाटा था। न किसी बैलगाड़ी के पहियों की आवाज, न किसी राहगीर की आहट। गांव का वो रास्ता जो इस घर तक आता था अब घने कोहरे में छिप चुका था। घर के अंदर विवेक उस कुर्ते की पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि कमरे के कोने में रखी एक पुरानी खूंटी पर एक और परछाई खड़ी है। वो परछाई धीरे धीरे विवेक की ओर बढ़ रही थी और उसके हाथ में एक पुरानी कुल्हाड़ी थी। इस घर में जो आता है वो घर का ही हिस्सा बन जाता है। विवेक, तुमने यहाँ पदम रखकर अपनी किस्मत लिखती है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर ये घर मिट्टी का बना है तो मिट्टी को तोड़ा जा सकता है। विवेक ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पास पड़े उस पीतल के चिराग को उठाकर जोर से उस परछाई की तरफ फेंका। जैसे ही चिराग फर्श पर टकराकर टूटा, एक भयंकर धमाका हुआ और नीली रोशनी ने पूरे कमरे को सफेद धुएं से भर दिया। कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत हो गया। जब धुआं छटा तो विवेक ने देखा कि दरवाजा गायब था और उसकी जगह एक लंबी अंधेरी सुरंग खुल गई थी जो घर के पिछले हिस्से की ओर जाती थी। नीली रोशनी के धमाके के बाद धुआं छटा तो कमरे की एक दीवार गिर चुकी थी। वहां एक संकरी और बेहद पुरानी सुरंग खुल गई थी। सुरंग की दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं, जिनसे जड़ों जैसी आकृतियां बाहर निकल रही थीं। विवेक के पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पीछे का कमरा अब मलबे और उस खौफनाक लाल तरल से भर चुका था। हवा में सड़ी हुई पत्तियों और पुरानी मिट्टी की गंध और भी तेज हो गई थी। बिना किसी टॉर्च या गाड़ी की रोशनी के विवेक केवल दीवारों को टटोलते हुए आगे बढ़ने लगा। ये सुरंग, ये घर के नीचे कहाँ जा रही है? गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस घर के नीचे पुराने समय का कुछ दबा है, लेकिन ये तो किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा है। मेरी सांसें फूल रही हैं। यहाँ ऑक्सीजन कम है या डर ज्यादा? जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे जमीन पर कुछ टकराने का एहसास हुआ। झुककर देखा तो मिट्टी में दबे हुए कुछ पुराने पीतल के बर्तन और टूटे हुए मिट्टी के दिए थे। अचानक सुरंग की छत से कुछ टपका। एक ठंडी चिपचिपी बूंद विवेक की गर्दन पर गिरी। उसने ऊपर देखा तो उसकी चीख गले में ही फंस गई। सुरंग की छत पर अनगिनत काले साए चिपके हुए थे जो हिल रहे थे। अचानक मशालों की लौ ऊंची उठी और कमरे के कोने से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसके शरीर पर मांस कम और चमड़ी ज्यादा थी। आंखें धसी हुई थीं और हाथों में वही पुरानी कुल्हाड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बूढ़े का चेहरा हूबहू विवेक जैसा लग रहा था, बस उम्र का फासला था। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा चेहरा, तुम कौन हो? मैं कल का तुम हूं और तुम आज के मैं हो। इस घर की मिट्टी को एक शरीर चाहिए था और उसने तुम्हें चुन लिया है। देखो उस चौकी को, वहां कोई आईना नहीं है, फिर भी तुम्हें अपनी हकीकत दिख रही है ना? नहीं, मैं तुम जैसा नहीं बनूंगा। मैं इस कैद को तोड़ दूंगा। विवेक ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और उन मशालों को बुझाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर फेंका, वह बूढ़ा गायब हो गया और उसकी जगह एक भयंकर गर्जना हुई। पूरी सुरंग कांपने लगी, ऊपर से मिट्टी गिरने लगी और विवेक को महसूस हुआ कि उसका पैर जमीन में धंस रहा है। चौकी पर रखा वह कुर्ता हवा में उड़ने लगा और खुद ब खुद विवेक की तरफ बढ़ने लगा। नीली से गहरी लाल हो चुकी थी। वो फटा हुआ कुर्ता हवा में
किसी अदृश्य शरीर की तरह फूल गया था और विवेक की ओर बढ़ रहा था। विवेक पीछे हटा, लेकिन उसकी पीठ ठंडी और गीली मिट्टी की दीवार से जा टकराई। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो बूढ़ा जिसका चेहरा विवेक से मिलता था, अब छत के कोनों में एक साए की तरह तैर रहा था। हवा में सरसराहट बढ़ गई थी, जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। दूर रहो, ये कुर्ता, इसमें से मरे हुए मांस की बू आ रही है। तुम क्या चाहते हो मुझसे? अगर तुम्हें शरीर चाहिए तो इस खंडहर से बाहर निकलो। मुझे यहां क्यों कैद किया है? बाहर जाने की इजाजत मिट्टी नहीं देती विवेक। ये घर एक प्यासा दरिंदा है। जो एक बार इसकी दहलीज लांग गया, उसकी रूह इस कुर्ते के धागों में बुंदी जाती है। इसे पहनो और अमर हो जाओ। अमरता नहीं, मुझे अपनी जिंदगी चाहिए। मैं इस पुरानी कुल्हाड़ी से इस घर की नींव खोद डालूंगा। विवेक ने फुर्ती दिखाते हुए जमीन पर गिरी हुई वो पुरानी कुल्हाड़ी उठा ली। जैसे ही उसके हाथ लकड़ी के दस्ते पर पड़े, उसे एक जोरदार झटका लगा, मानो हजारों सालों का दर्द उसके शरीर में उतर गया हो। कुल्हाड़ी का लोहा जंग लगा हुआ था, लेकिन उसकी धार अब भी चमक रही थी। विवेक ने पूरी ताकत लगाकर उस हवा में तैरते कुर्ते पर वार किया। एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी जीवित इंसान को काटा गया हो। कुर्ते से काला धुआं निकलने लगा और वो फर्श पर गिर पड़ा। लेकिन तभी उस भूमिगत कमरे की दीवारें फटने लगीं। उन दरारों से मिट्टी के बने हाथ बाहर निकलने लगे, सैकड़ों हाथ जो विवेक के पैरों को पकड़ने के लिए लपक रहे थे। नहीं, ये हाथ, ये तो मिट्टी के बने हैं। छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। मिट्टी के उन हाथों ने विवेक को जमीन की ओर खींचना शुरू कर दिया। विवेक ने कुल्हाड़ी से उन पर वार किया, लेकिन जितने हाथ वो काटता, उससे दुगने और निकल आते। तभी उसकी नजर उस पुरानी चौकी पर पड़ी। चौकी के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का संदूक दबा हुआ था, जिस पर पुराने अक्षरों में मुक्ति लिखा था। विवेक ने खुद को झटक कर उन मिट्टी के हाथों से छुड़ाया और चौकी की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने उस छोटे संदूक को छुआ, मशालें बुझ गईं। गहरा दम घोटू अंधेरा छा गया। सन्नाटा इतना भयानक था कि विवेक को अपनी ही पलकों के झपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसके कान के पास वही कर्कश आवाज आई, लेकिन इस बार वो रो रही थी। उसे मत खोलना। अगर उसे खोल दिया तो ये दांव राख हो जाएगा। इस घर की मिट्टी में सिर्फ मौत नहीं, एक पुराना पाप भी दबा है। पाप तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। मुझे बस यहां से निकलना है। विवेक ने संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर न सोना था न चांदी। वहां केवल एक पुराना बुझा हुआ मिट्टी का दिया और एक मुट्ठी काली राख थी। जैसे ही विवेक ने उस राख को छुआ, पूरा खंडहर एक भयानक शोर के साथ कांपने लगा। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। ऊपर जाने वाली सुरंग का रास्ता मिट्टी से भर रहा था। जैसे ही विवेक की उंगलियों ने उस काली राख को छुआ, उसे लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली दौड़ गई हो। उसे वो सब दिखने लगा जो दशकों पहले हुआ था। गांव के इसी पुराने घर में एक मासूम को जिंदा दीवार में चुन दिया गया था, ताकि गांव की फसलें हमेशा लहलहाती रहें। वो पाप जिसकी बात वो बूढ़ा कर रहा था, वो इसी घर की नींव में दबा था। पूरा खंडहर अब किसी घायल जानवर की तरह तड़प रहा था। ऊपर से भारी पत्थर गिर रहे थे और मिट्टी का दम घोंटू गुबार उठ रहा था। तो ये है असलियत। ये घर डरावना नहीं है, ये तो इंसाफ मांग रहा है। वो बच्चा जिसकी राख इस संदूक में है, उसे यहाँ कैद किया गया था। तुम जो साए बनकर घूम रहे हो, तुम सब इस गुनाह के गवाह हो। विवेक के चिल्लाते ही वे मिट्टी के हाथ जो उसे खींच रहे थे अचानक रुक गए। वे हाथ
अब विवेक की ओर नहीं बल्कि उस कोने की ओर मुड़ गए जहां वह कुल्हाड़ी वाला बूढ़ा साया खड़ा था। बूढ़ा अब डर से थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। उसे मत खोलना। अगर उसे खोल दिया तो ये दांव राख हो जाएगा। इस घर की मिट्टी में सिर्फ मौत नहीं, एक पुराना पाप भी दबा है। अब बहुत देर हो चुकी है। जिस मिट्टी ने उसे निगला था वही मिट्टी अब तुम्हें सजा देगी। यहां ना कोई गाड़ी आएगी तुम्हें बचाने और ना ही कोई दीवार तुम्हें छुपा पाएगी। विवेक ने मुट्ठी भर राख हवा में उछाल दी। जैसे ही वो राख मशालों के धुएं से मिली, पूरे कमरे में एक सफेद रोशनी फैल गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि विवेक को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उसे महसूस हुआ कि कोई छोटा सा हाथ उसका हाथ पकड़ रहा है। एक ठंडी लेकिन सुकून देने वाली छुअन। भैया, मुझे बाहर ले चलो, यहाँ बहुत अंधेरा है। डरो मत, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। चाहे ये घर गिर जाए, मैं तुम्हें इस अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सुरंग की छत पूरी तरह गिर गई। विवेक को लगा कि उसका दम घुट जाएगा, लेकिन तभी उसे ताज़ी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि वो खंडर के मुख्य दालान में पड़ा है। सूरज की पहली किरणें टूटी हुई छत से अंदर आ रही थीं, लेकिन घर का दरवाज़ा अब भी बंद था और दीवारें फिर से हिलने लगी थीं। उस घर की रूह इतनी आसानी से अपना शिकार छोड़ने को तैयार नहीं थी। अचानक दालान के फर्श से वही पुरानी संदूक फिर से बाहर निकलने लगी, लेकिन इस बार उसमें से आग की लपटें निकल रही थीं। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ये घर अपनी आखिरी सांस तक मुझे रोकने की कोशिश करेगा, पर अब मेरे पास वो राख है। विवेक ने देखा कि उसके हाथ में पकड़ी हुई राख अब चमक रही थी। उसने गौर किया कि घर के उस कोने में जहां कभी रसोई रही होगी, वहां मिट्टी के नीचे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। गुर-गुर, जैसे पानी उबल रहा हो, पर वहां ना कोई कुआं था, ना पानी का स्रोत। जमीन फट रही थी और उसमें से काला धुआं निकल रहा था। सूरज की किरणें खंडर की टूटी छत से छनकर तो आ रही थीं, लेकिन उनमें गर्माहट नहीं थी। वो रोशनी ठंडी और नीली थी। रसोई के कोने में फटी हुई जमीन से जो काला धुआं निकल रहा था, वो धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। विवेक के हाथ में वो राख अब भी किसी दहकते हुए अंगारे की तरह गर्म महसूस हो रही थी। तभी उसने देखा कि घर की मिट्टी की दीवारें पिघलने लगी हैं। वे ईंटें जो कभी पत्थर की तरह सख्त थीं, अब मोम की तरह नीचे गिर रही थीं। तुम चाहे जितना जोर लगा लो, इस घर के अंदर अब तुम्हारा शासन नहीं चलेगा। ये राख उस मासूम की है जिसे तुमने यहां दफन किया था। आज ये खंडर ही तुम्हारी कब्र बनेगा। अचानक फटी हुई जमीन से मिट्टी के बने खंभे ऊपर उठने लगे। वे खंभे विवेक को चारों ओर से घेर रहे थे। वहां कोई गाड़ी नहीं थी कि विवेक भाग निकलता, और ना ही कोई रास्ता बचा था। तभी उस काले धुएं के बीच से वही बूढ़ा फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका आधा शरीर मिट्टी में धंसा हुआ था और आधा धुआं था। विवेक, वो राख मुझे दे दे। अगर तूने इसे बाहर पहुंचा दिया तो इस गांव का वजूद मिट जाएगा। ये घर सिर्फ एक खंडहर नहीं, इस गांव का रक्षक था। हमने बलि दी थी ताकि गांव में कभी अकाल न पड़े। रक्षक? मासूमों की बलि देकर कोई रक्षक नहीं बनता, वो शैतान कहलाता है। अगर ये गांव एक पाप पे टिका है तो इसे ढह जाना चाहिए। भैया, इसे बाहर ले जाओ। जब तक ये मूर्ति इस घर की मिट्टी में दबी रहेगी, ये खंडहर सबको अपना शिकार बनाता रहेगा। मुझे खुली हवा में जाना है। मैं ले जाऊंगा तुम्हें, मैं वादा करता हूं।
लेकिन ये मुझे जाने नहीं दे रहा। देखो, दरवाजे की जगह अब सिर्फ नुकीली लकड़ियां और पत्थर हैं। विवेक ने मूर्ति को अपने सीने से लगा लिया। अचानक घर की मिट्टी से निकले वे सैकड़ों हाथ जो उसे पहले खींच रहे थे, अब एक सीढ़ी की तरह एक दूसरे के ऊपर जुड़ने लगे। वे हाथ विवेक को ऊपर की ओर उस टूटी हुई छत के रास्ते बाहर निकालने के लिए इशारा कर रहे थे। विवेक बिना सोचे उन मिट्टी के हाथों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वो छत की मुंडेर पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा साया अब मुखिया की राख के पास खड़ा था। उसका चेहरा अब विवेक जैसा नहीं, बल्कि एक डरावने मांस की तरह पिघल रहा था। तुम जा सकते हो विवेक, लेकिन उस मूर्ति को ले जाकर तुमने इस गांव की किस्मत बदल दी है। आज के बाद यहाँ की मिट्टी अनाज नहीं, सिर्फ यादें उगाएगी। तुम्हारी झूठी खुशहाली से अच्छी ये वीरानी होगी। कम से कम अब यहाँ कोई और मासूम इस दीवार में नहीं चुना जाएगा। विवेक ने छत से बाहर कच्ची जमीन पर छलांग लगा दी। जैसे ही उसके पैर गांव की मिट्टी पर पड़े, उसके पीछे वो पूरा पुराना घर एक भयानक गर्जना के साथ ढह गया। धूल का एक विशाल गुबार उठा जिसने आसमान को ढक लिया। जब धूल छटी तो वहां खंडहर का नामो निशान नहीं था। सिर्फ एक समतल मैदान था जहां की मिट्टी अब भी गर्म थी। सब खत्म हो गया, या शायद ये एक नई शुरुआत है। मुझे इस मूर्ति को उस स्थान पर ले जाना होगा जहां सूरज की पहली किरणें जमीन को छूती हैं। गांव की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के निशान मिट्टी पर नहीं पड़ रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। रास्ते पर उसके कदम नहीं, बल्कि किसी छोटे बच्चे के नन्हे पैरों के निशान उसके साथ साथ चल रहे थे। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन गांव पर छाई वो धूसर धूल छटने का नाम नहीं ले रही थी। विवेक गांव की मुख्य चौपाल की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में वो मिट्टी की मूर्ति भारी होती जा रही थी, जैसे उसमें कोई जान पड़ गई हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि विवेक के चलने की आवाज भी गूंज रही थी। गांव का वो कच्चा रास्ता जिस पर कभी चहल पहल रहती थी, आज वीरान पड़ा था। किसी भी घर से धुआं नहीं निकल रहा था और ना ही कोई बैलगाड़ी या जानवर सड़क पर दिख रहा था। सब कहाँ गए? मुखिया के साथ क्या पूरा गांव भी उस पाप की सजा भुगत रहा है? मेरे पीछे जो छोटे पैरों के निशान हैं, वे रुक क्यों गए? विवेक जैसे ही रुका, उसने देखा कि गांव के मंदिर के पास सारे गांव वाले इकट्ठा थे। वे सब पत्थर की मूर्तियों की तरह शांत खड़े थे। उनकी आंखें उस दिशा में थीं जहां वो पुराना घर हुआ करता था। जैसे ही विवेक को उन्होंने देखा, भीड़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो घर गिर गया। मुखिया जी कहाँ है? विवेक, तुम्हारे हाथ में वह क्या है? उसे नीचे रख दो, वह अपशकुन है। ये अपशकुन नहीं, न्याय है। मुखिया जी अब उस मिट्टी का हिस्सा बन चुके हैं जहां उन्होंने दूसरों को दफन किया था। आप सब जानते थे ना? आप सब जानते थे कि उस पुराने घर की दीवारों में एक मासूम की जान कैद है। गांव वालों ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। तभी आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। खंडहर की ओर से वही काली परछाई जो मुखिया को निगल गई थी, अब एक विशाल धुएं के पहाड़ की तरह गांव की ओर बढ़ने लगी। जमीन कांपने लगी और मिट्टी से वही सरन भरी गंध आने लगी। भैया, इन्हें सजा मत दो, इन्हें बस सच दिखा दो। मैं इन्हें सजा देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन ये मूर्ति, इसे अपनी सही जगह मिलनी चाहिए। मुखिया जी का घर कहाँ है? विवेक भीड़ को चीरते हुए मुखिया के घर की ओर भागा। वहां कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ लकड़ी के ऊंचे खंभे और मिट्टी की ऊंची दीवारें थीं।
वो घर भी अब दरकने लगा था। विवेक ने मुखिया के आंगन के बीचों बीच उस मिट्टी की मूर्ति को रख दिया और उस पर वही काली राख छिड़क दी जो संदूक से मिली थी। जैसे ही राख मूर्ति पर गिरी, मूर्ति टूट गई और उसमें से एक सफेद रोशनी निकली। वो रोशनी पूरे गांव में फैल गई। वे काली परछाइयां जो गांव को निगलने आ रही थीं, उस रोशनी में समाकर शांत हो गईं। वो डरावना बूढ़ा साया आखिरी बार दिखाई दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। जब रोशनी शांत हुई तो विवेक ने देखा कि गांव की मिट्टी जो काली पड़ चुकी थी, अब फिर से सामान्य हो गई थी। वो पुराना खंडहर अब सिर्फ एक याद था, लेकिन विवेक के शरीर पर उन जलने के निशानों के निशान रह गए थे जो उसे हमेशा उस रात की याद दिलाते रहेंगे। गांव अब सो रहा है, लेकिन ये नींद सुकून की है। मैं अब यहां नहीं रुक सकता। मेरा काम पूरा हुआ। विवेक ने अपना झोला उठाया और बिना पीछे मुड़े गांव की सरहद की ओर चल पड़ा। उसके पीछे अब कोई साया नहीं था, ना ही कोई आहट। बस सुबह की ताजी हवा थी और दूर कहीं एक चिड़िया के चहकने की आवाज। वो पुराना घर अब हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका था और उसके साथ दफन हो गए थे सदियों पुराने राज।